नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। देश में जहां इस तरफ कहर बरपा हुआ है, कई लोग इस बीच ऐसे भी हैं जो इस आपदा के मौके पर अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, इंजेक्शन ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं और लोगों से मोटी रकम वसूल कर रहे हैं। आपके सामने हम कुछ तस्वीरें रखते हैं। सबसे पहले दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग काफी परेशान हैं। जहां कहीं इंजेक्शन मिलता भी है, उसकी कीमत नॉर्मल दिन की अपेक्षा कई गुना बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर चेन्नई की तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको। स्वास्थ्य विभाग ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी रेमडेसिविर इंजेक्शन को ब्लैक में ज्यादा पैसों में बेच रहे थे। गुजरात के वडोदरा में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो लोगों से रेमडेसिविर इंजेक्शन के बदले मोटी रकम ऐंठ रहे थे। यूपी के हरिद्वार में क्राइम ब्रांच ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद की भी यह स्थिति है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ में एम्बुलेंस ड्राइवर मनमाने पैसे वसूल रहे थे, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। तो वहीं एमपी के छिंदवाड़ा में रेमडेसिविर की कालाबाजारी में एक शख्स को 6 इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में कोरोना के हालात बेकाबू हैं। लॉकडाउन लगने के बाद भी यहां मामले कम नहीं हो रहे हैं। दिल्ली में पिछले 3 दिन में 24,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अस्पतालों की हालत बद से बदतर हो रही है। अस्पतालों में न बेड हैं, दवाई नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। लोगों के परिवार वाले परेशान हो रहे हैं। सिस्टम को देखकर लगता है कि इंसान की जान इतनी सस्ती हो गई है, उसे शमशान में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हो रही है। अस्पताल भरे हुए हैं, सिस्टम जवाब दे चुका है। एडमिटेड में पिछले 23 तारीख से परसों मेरे जीजा जी एक्सपायर हो गए यहाँ पे सुबह, और बिल्कुल ठीक थे। मैंने मॉर्निंग में बात करी है उनसे वीडियो कॉलिंग पे, बट दोपहर को हॉस्पिटल बोलता है वो डेथ हो गए। चलो यार, वो डेथ हो गए समझ में आता है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि 395 कैजुअलिटी हुई है, पर जो शमशान घाट में हाल है वो मैं देख के आया हूँ परसों भाई जी। 96 काले खां चल रहे थे, 100 कुछ वहाँ चल रहे थे। निगम बोध पे पंजाबी बाग 24 घंटे वेटिंग थी। दिल्ली में शमशानों का यही हाल है यार। आप लोग सही अपडेट क्यों नहीं दे रहे गवर्नमेंट को, पब्लिक को बता क्यों नहीं रहे? यहाँ पे हमें बेड नहीं मिल रहा। हम काफी देर से खड़े पेशेंट लेके, इससे पहले भी हम गए, वहाँ भी नहीं मिला। कोरोना नेगेटिव है, लेकिन क्या कहते हैं ऑक्सीजन लेवल कम है। अब ये हमें बेड नहीं देंगे, कोई नहीं देगा, तो पेशेंट कहाँ जाएगा? नहीं, आजकल नहीं मिल रही मेडिसिन। मैं हौस खास में रहता हूँ। मैं सब हौस खास के केमिस्ट के पास गया, उसके बाद ग्रीन पार्क के केमिस्ट के पास 3 जगह गया, और अभी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ कि सबने बोला है कि यहाँ पे ऑल इंडिया केमिस्ट में मिलेगी हमें, क्योंकि ये नॉर्मल कोविड मेडिसिन नहीं है। नॉर्मल मेडिसिन है जो मेरी वाइफ लेती है, स्टेरॉइड्स वाली है, तो ये कहीं पे अवेलेबल नहीं है इस वक्त। वो मुझे मालूम नहीं, पर जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसके अंदर बहुत यो रेमडेसिविर वगैरह बहुत ब्लैक में बिक रहा है। कोई 30,000 रुपये मांग रहा है, कोई 40,000 रुपये मांग रहा है, क्योंकि उसका जो रेट मुझे पता लगा है वो 3 या 4,000 के बीच में है। तो आजकल व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये सब बहुत चल रहा है, क्योंकि मेडिसिन की सब जगह शॉर्टेज है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉर्टेज है, तो सब जगह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई है, दिल्ली में और बाहर भी। नहीं, यहाँ तो अब जो है बड़ी मारामारी है आजकल की दवाइयों की। पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है। जो हम नॉर्मल दवाई, रूटीन की दवाइयाँ भी खाते थे, वो भी कम आ रही हैं या बड़ा मुश्किल से मिल रही हैं। और डेली मेरे पास तो फ़ोन ही आता है, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए आता है। तो सब लोग मांग रहे हैं इधर से उधर, बिहार से, कलकत्ता से, कहीं ना कहीं से मेरे को फ़ोन आते रहते हैं कि मेरी हेल्प कर दो, मेरी हेल्प कर दो, मेरी हेल्प दो। तो दवाइयों की इस टाइम बहुत किल्लत है, और मार्केट प्राइस हमारी जेब काट चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं है, और बहुत ही फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में आ रहे हैं डे बाय डे। नहीं, अवेलेबिलिटी कम हो गई है जी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गई है, सप्लाई कम है। सर, रेमडेसिविर से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। रेमडेसिविर होलसेलर्स या गवर्नमेंट का अपना चैनल है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में केंद्र के साथ मिलकर वैक्सीनेशन काम और तेज किया जाएगा, जिससे कोरोना की रफ्तार को काबू में किया जा सके। के लोगों की उम्र के लोगों का भी वैक्सीनेशन शुरू होना है। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया है देश भर में।
अभी तक वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है। हम लगातार कंपनी के टच में हैं। हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक वैक्सीन आ जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया है। कोविशील्ड वैक्सीन, पहले कोविशील्ड वैक्सीन आ रही है, कल या परसों 3 लाख क्वांटिटी आ रही है। उसके बाद और आती रहेगी। तो सबसे पहले तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि अभी कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा। कभी उसकी वजह से कानून व्यवस्था ना गड़बड़ा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग खराब हो जाए। जैसे ही वो वैक्सीन आ जाती है मीडिया में अनाउंस करेंगे, आपको बता देंगे, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जिसका रजिस्ट्रेशन होता जाएगा सबको लगाएंगे वैक्सीन। उसकी पूरी तैयारी की हुई है। वैक्सीन है अपने पास, एक कोविशील्ड, एक कोवैक्सीन, और दोनों कंपनियों को हमने 67 लाख डोज देने के लिए हमने उनको निवेदन किया है। वैक्सीन अगले 3 महीनों के अंदर दोनों कंपनियां हमें उपलब्ध कराएं। हमारी पूरी कोशिश है, हमारे पूरे प्रयास हैं कि अगले 3 महीने के अंदर दिल्ली के सब लोगों को हम टीका लगा दें। और हमने देखा है कि किस तरह से जिनको वैक्सीन लग जाती है वो काफ़ी सुरक्षित हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि उनको दोबारा कोरोना नहीं होता, लेकिन अगर कोरोना होता है तो वो जानलेवा नहीं होता, वो सीरियस नहीं बनता। तो वो एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करती है ये वैक्सीन। सभी दिल्लीवासी सहयोग करेंगे, तभी हम इसको मिलके अगले 3 महीने के अंदर पूरा कर पाएंगे। देश में 14 दिन में कोरोना के केसेस में बेतहाशा वृद्धि हुई है। हेल्थ मिनिस्ट्री की पीसी में यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। यहां पर मृत्यु दर भी ज्यादा है। पिछले 14 दिन की अवधि में देखें तो पाते हैं कि महाराष्ट्र से देश के 21% केसेज, यूपी से 10% केसेज और दिल्ली से 7.8% केसेज नोट किए गए। साथ ही एक और जो ट्रेंड हमें समझ में आता है कि जिस तरह से ये इन्फेक्शन फैल रहा था, तो करीब 40% केसेज अब जो पिछले अगर 14 दिनों की अवधि में देखें तो वह इन 3 स्टेट से आते हैं और यूनियन टेरिटरी से, और करीब 60% केसेज यानी कि फर्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन अक्रॉस द कंट्री हैव बीन नोटेड। जो हमारा ट्रेंड ऑफ डेथ है यानी कि 1000 के करीब डेथ प्रतिदिन रिपोर्ट होना, वह 15 अप्रैल में पहली बार नोटिस किया गया। 21 अप्रैल तक आते आते हमें इसमें एक और वृद्धि नोट की और आज हम देख रहे हैं कि रिलेटिवली हायर नंबर ऑफ डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, आई वुड आल्सो लाइक टू सबमिट कि जितना हमारा क्लिनिकल मैनेजमेंट पर एफर्ट रहा है उसके तहत हम लोगों ने जो ओवरऑल डेथ मैनेजमेंट रेट है उस पर भी काम करने की अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ कोशिश की है। फर्दर एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि अगर हम एवरेज डेली न्यू केसेस को पिछले 4 हफ्तों को एनालाइज करें तो देखते हैं कि जो देश की 10 स्टेट है जहां पर की अत्यधिक केसेस पहले जो वहां पर आते थे, जिसमें कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, यूपी, दिल्ली, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और केरला स्टेट्स थी, वहां पर हमने पाया कि केसेस में अत्यधिक संख्या में वृद्धि हमने देखा कि फिर वह ट्रेंड के रूप में उत्तर प्रदेश में ज्यादा पाई गई। इसके साथ ही केरला में जहां पर कि पहले जो 10वें स्थान पर था देश में, वह बढ़ते बढ़ते वहां पर अभी 4थे स्थान पर करीब 28,000 केसेस प्रति रोज के अनुपात से वहां पर पाए जा रहे हैं। इसमें एक और मुख्य ट्रेंड नोट करने वाला विषय यह है कि हमने देखा कि अप्रैल के मंथ में हमारे देश में सडनली केसेस में वृद्धि भी आई है। इस बीच हमारी पूरी कोशिश है कि इस मुश्किल की घड़ी में आपको घर बैठे सलाह मिल सके। डॉक्टर्स से लगातार हम संपर्क में हैं। हमारे पैनल में डॉक्टर्स की टीम जुड़ रही है ताकि वो आपके सवालों का जवाब दे सकें। लगातार नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं और एक्सपर्ट से बातचीत कर सकते हैं, अपने सवाल उनके सामने रख सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर BS विवेक जुड़ गए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, गंगाराम हॉस्पिटल। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सुनील सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष IMA पूर्वी दिल्ली। आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर युगल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेड क्लिनिकल सर्विसेज, मणिपाल अस्पताल। आपका भी बहुत स्वागत है।
डॉक्टर BS विवेक, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं और कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमने अपने रिपोर्ट्स के माध्यम से दर्शकों को दी हैं, लेकिन दर्शकों में जो पैनिक है और जो पूरे देश में पैनिक है वो लगातार सामने आ रहा है, फोन कॉल्स के जरिए भी, सोशल मीडिया के जरिए भी, और अस्पतालों में जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही भयावह है। ऐसे में केसेस के आगे बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर तादाद केसेस की कम नहीं हो रही है और वहां पर मृत्यु दर जो है वो भी ज्यादा है। इसकी जानकारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि उन राज्यों में खास तौर से फिलहाल ज्यादा केसेस आ रहे हैं और वहां पर फैटलिटी रेट जो है वो भी ज्यादा है? अगर आप राज्यों की इंडिविजुअल डेंसिटी की बात करें तो ये मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। एंड जो उसका पहले सवाल था कि ये बढ़ने के जो अनुमान है वो जरूर अभी बढ़ने का अनुमान हमारा सही साबित हो रहा है। प्रॉब्लम हमारी अभी तक खत्म नहीं हुई है। कुछ स्टडीज थे जिसमें कि ये बताया गया था कि ये ट्रेंड हमारा करीब मिड मई तक बढ़ता हुआ नजर आएगा, बट ये सारी चीजें थ्योरेटिकल हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या होने वाली है ये हमें अपने दिमाग से अभी कोई भी थ्योरी लगाने का कोई फायदा नहीं है। जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे हमारे प्रयास जो अब काफी हाइटेंड स्टेज पे शुरू हुए हैं चीजों को कंट्रोल करने के लिए, जो शायद महीने 2 महीने पहले शुरू होते, तो इसका ये विभत्स दृश्य नहीं देखने को मिलता। बट अभी जो प्रयास चल रहे हैं और जिसका अनुमान है कि इसके रिजल्ट्स हमारे अपने 7 to 10 डेज में आने शुरू होंगे, तो we hope कि the worst is about to get, still not over, but yes, in another 10-12 days उम्मीद ये है कि हम उस पीक स्टेज तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद इसका डाउन ग्राफ शुरू होगा। ठीक है, डॉक्टर सुनील सिंघल का मैं रुख करना चाहती हूँ। डॉक्टर सुनील सिंघल, आज सबके जहन में एक सवाल है, क्योंकि ऐसे केसेस अब आ रहे हैं और इस तरीके से मौतें हो रही हैं लोगों की, आसपास के लोगों की मौतें। आज एक वरिष्ठ पत्रकार, एक वरिष्ठ एंकर, उनकी भी मौत की खबर आ गई। हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई और वो कोरोना से रिकवर कर रहे थे, ऐसी जानकारी मिली। RT-PCR टेस्ट में शायद नेगेटिव रिपोर्ट आई, उसके बाद CT स्कैन उन्होंने करवाया, उसमें पॉजिटिव, उसमें मालूम चला कि कोरोना है। फिर धीरे धीरे करके वो रिकवर कर रहे थे, लेकिन हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है। क्या हम इस वायरस को अभी तक आइडेंटिफाई कर पाने में या फिर इसकी टेंडेंसी को समझ पाने में नाकाम है? और अगर ऐसा है तो क्या अमूमन ये तमाम वायरसेस के साथ होता है या फिर ये इस बार कुछ ज्यादा ही अलग स्थिति है? देखिए, जैसे कि वायरस है, इसमें 2 म्यूटेशन हो चुके हैं और उस म्यूटेशन की वजह से इसका जो हमारा RT-PCR टेस्ट है वो फॉल्स नेगेटिव फर्स्ट तारीख में आ रहा है। तो उसके लिए हम अभी सबको यही सलाह देंगे कि अगर आपको कोरोना जैसे सिम्टम है, सांस लेने में दिक्कत है, तेज बुखार है और वो बुखार ठीक नहीं हो रहा, तो आप अपना जो एक HRCT टेस्ट है, एक चेस्ट का CT स्कैन होता है, वो करवाने। वो बहुत ही डायग्नोस्टिक है, उसकी रिपोर्ट पास आ जाती है और उससे हम एसेस कर सकते हैं कि कितनी सीवियरिटी डिजीज है और कितनी वो डिजीज हमें आगे परेशान या तकलीफ करने वाली है। जैसे हम इसको तो हम CT स्कैन करते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। उसका जो स्कोर है 25 है, 25 में से अगर हम अंकन करें उसका, तो 7 या 8 तक उसको माइल्ड मानते हैं स्कोर, और अगर हम 7 से और वो स्कोर 12 तक है तो हम कहते हैं कि वो मॉडरेट है, मतलब उसकी बीच में है कि वो आदमी सीरियस हो सकता है। और वो स्कोर अगर 12 या 13 से ऊपर है तो हम ये मान लें कि ये आदमी सीरियस वाली स्थिति में है और ये क्रिटिकल कभी भी हो सकता है। तो अगर आदमी की सैचुरेशन भी ठीक है और सब उसके पैरामीटर ठीक है और उसका स्कोर ज्यादा है, 12 या 13 से ज्यादा है, तो उसको शुरू में ही ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है ताकि वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल ना हो और उसको जान के ला लेना पड़े। जी, डॉक्टर युगल मिश्रा के पास मैं जाती हूँ और सवाल यही है RT-PCR फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट से जुड़ा हुआ सर, कि ये कितना खतरनाक है कि फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट्स आती हैं और उसकी वजह से जो कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ट्रीटमेंट शुरू होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है और फिर कई बार वो बहुत ही खतरनाक परिणाम हमें दिखाती है। इससे बचने के लिए क्या करना है? ये देखा गया है कि जो RT-PCR है ये करीब 20% पेशेंट्स पॉजिटिव नहीं आते,
तो आज का जो माहौल है, जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, यदि सिम्टम्स हैं और रिपोर्ट नेगेटिव भी है तो उसको पॉजिटिव मान करके ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि कॉम्प्लिकेशन जो हो रहे हैं वो ना होने पाए। जो पत्रकार महोदय की आप बात कर रही हैं, ये देखा गया है कि ये जो वायरस है शरीर के तमाम अंगों को इन्वॉल्व करता है, हार्ट को भी इन्वॉल्व करता है, कार्डियक होती है, और ऐसे व्यक्ति जिनको पहले से हार्ट की प्रॉब्लम होती है, यदि उनको कोरोना हो तो ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे इतने निर्भीक पत्रकार को ये सब करना पड़ा। तो देखा ये गया है कि सिर्फ हार्ट नहीं, शरीर के तमाम अंगों को, आंतों को आप देखते हैं, तमाम पेशेंट्स को डायरिया होता है, कुछ एक पेशेंट्स को शुगर होता रहता है, तमाम लोगों को जो ये निमोनिया होता है जो काफी खतरनाक है। इनिशियल स्टेजेस में फीवर आता है, 5 तक फीवर सबसाइड हो जाता है, उसके बाद सांस की दिक्कत आनी शुरू होती है, और पीटी किया जाए तो उसमें पता चलता है कि ये वायरल निमोनिया निमोनिया है, और सब लोगों को सांस की दिक्कतें शुरू हो जाती है और उनको फिर इवेंचुअली ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। ये जो मैनिफेस्टेशन है इस वायरस के, ये बदल के आ रही है। अब ये जो म्यूटेंट है, डबल म्यूटेंट है, इसमें हमें जो प्रीवियस थे, जो लास्ट ईयर हमें मिल रहे थे, उससे अलग मिल रहे हैं। जी, अब स्थिति ये आ गई है डॉक्टर BS विवेक के जो हेल्थ वर्कर्स हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, उनको भी बेड मिलना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। कई इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आज सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं, और उसमें से एक ये भी है कि बेड और दवाइयों की बहुत कमी है, ऑक्सीजन की कमी जो है वो हम देख ही रहे हैं, उसकी वजह से मौतें भी हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अब मैनेज नहीं हो रहा है तो होटल्स या फिर दूसरी जो जगहें हैं उन्हें भी कोविड सेंटर्स में तब्दील किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेड्स अवेलेबल हों और लोग इलाज की कमी से ना मरें। ये कितना जरूरी है आज के, सिर्फ हॉस्पिटल्स ही नहीं बल्कि और भी जो तमाम संस्थान हैं, उसमें होटल्स भी हो सकते हैं, उसमें पूजा घर भी हो सकते हैं, ये भी कहा गया है, उनको भी तब्दील कीजिए आप कोविड सेंटर्स में, वहां पर भी लोगों को इलाज मुहैया कराइए। ये कितना जरूरी है कि बेड्स की संख्या, अस्पतालों की संख्या, कोविड सेंटर्स की संख्या को बढ़ाया जाए। नहीं, ये तो एग्जॉस्ट को जितने भी हमारा हेल्थ सिस्टम है, जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हमने आज की तारीख में समझ लिया कि ये नहीं है। इस बीमारी के इस रूप को किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था, और अब जब ट्रुथ सामने आ रहा है तो डेफिनेटली जो नंबर ऑफ बेड्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है। सारे बड़े हॉस्पिटल्स, इवन स्मॉल नर्सिंग होम्स को लगभग कोविड हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। प्रॉब्लम सिर्फ बेड्स की नहीं है, होटल्स को भी जैसे आपने बताया है, और सेंटर्स को, स्टेडियम्स को कन्वर्ट करने की बातें हो रही हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दोनों के साथ ये है कि सिर्फ बेड्स वहाँ मेंटेनेंस पे नहीं होने वाला है, वहाँ पे हमें कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स की भी जरूरत पड़ने वाली है। और जैसे आप खुद ही देखा है, हेल्थ केयर वर्कर्स भी नहीं ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, बल्कि ज्यादा सिवियरली इफेक्ट हो रहे हैं, और उनकी कमी अब धीरे धीरे और भर के आने वाली है। तो सिर्फ बेड्स बनाने से नहीं, हेल्थ केयर वर्कर्स की एब्सेंस भी अब ज्यादा घटने वाली है। जैसे जैसे ये बीमारी वैसे वैसे और भी हेल्थ केयर वर्कर्स पेट में आ रहे हैं और साइडलाइन हो जा रहे हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन से। बट आई एम श्योर कि जैसे जैसे रिकवरी हो रही है, हमारे अपने हॉस्पिटल में भी कई ऐसे डॉक्टर्स हैं, केयर वर्कर्स हैं, वो अपनी बीमारी पूरी नहीं भी हो रही है तो भी दे आर जॉइनिंग वर्क। हैट्स ऑफ टू देयर करेज। वो अपने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोशिश कर रहे हैं कि वो कंट्रीब्यूट कर सके महामारी को रोकने में। लेकिन गवर्नमेंट को ये जरूर सोचना होगा कि बेड्स के साथ हेल्थ केयर सिस्टम की जो बाकी चीजें हैं, जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है, जब हॉस्पिटल्स में नहीं ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये किसी होटल में कैसे ऑक्सीजन करा पाएंगे? ये सब एक बहुत ही बड़ा सवाल है। मुझे लगता है ये कहने का तात्पर्य यही है, कहने का मतलब यही है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको बढ़ाने का दावा सरकार कर रही है, और दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि 44 ऑक्सीजन प्लांट्स इंस्टॉल कर दिए जाएंगे 1 महीने के अंदर। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने भी दावा किया है कि बाहर से जो कंटेनर्स हैं वो
इंपोर्ट किए जा रहे हैं, लगातार सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और भी देशों ने इसके लिए मदद का हाथ भारत की तरफ बढ़ाया है। तो एक तरफ वो जो सप्लाई है उसे बढ़ाया जाए और दूसरी तरफ बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए ताकि इलाज के अभाव में जो मौतें हो रही हैं उसे हम कम कर सकें। लेकिन डॉक्टर सुनील सिंघल, इसके पहले कि मैं वैक्सीनेशन पर आऊं, क्योंकि उसको लेकर के भी कई सवाल हैं, सबसे अहम डराने वाली बात यह है कि इस वायरस की टेंडेंसी को हम समझ नहीं पा रहे हैं और अगर हार्ट अटैक से मौतों की खबरें आ रही हैं और जो इंसान रिकवर कर रहा है, जो मरीज ठीक हो रहा है, उसकी मौत की इस तरीके से खबर आती है, तो क्या ये आफ्टर इफेक्ट हम कह सकते हैं कोरोना का? क्या बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर, चाहे वो लंग हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो पूरा सिस्टम हो बॉडी का, उस पर अलग तरीके से ये काम करता है कोरोना वायरस, अलग तरीके से उसे डिस्ट्रॉय करता है, जिसका ये नतीजा हमें देखने को मिलता है कि आफ्टर इफेक्ट्स में भी कई लोगों की मौत हो रही है। डॉक्टर सिंघल, देखिए, मैं इस सवाल को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा कि जो पहले ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो छोटे नर्सिंग होम्स हैं, जो 20 बेड या 30 बेड या 40 बेड के हैं, उनका ऑक्सीजन का जो काम है वो सिलेंडर से चलता है, जो डी टाइप सिलेंडर होते हैं। और जो बड़े नर्सिंग होम्स हैं या बड़े अस्पताल हैं, उनमें जो LMO होता है, जिसमें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कहते हैं, उनसे काम करते हैं। तो अगर उनको पर्याप्त मात्रा में हम LMO की सप्लाई कर दें तो उनके यहाँ एक सिलेंडर का जो यूज होता है वो कम हो जाएगा और जो छोटे नर्सिंग होम्स हैं उनको पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर मिल जाएंगे। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि वो इस ओर ध्यान दें। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि जो ये मौतें हो रही हैं और हार्ट अटैक के कारण हो रही है और आफ्टर इफेक्ट है, तो क्या होता है कि जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई है, सारी बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, क्योंकि कोरोना में हमारे फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं या उनमें इंफेक्शन हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो शरीर के सारे पार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, उसमें हार्ट भी एक पार्ट है, ब्रेन भी एक पार्ट है। तो अगर हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी तो उसमें हार्ट अटैक या इस्कीमिक डिसीज होने के चांस बढ़ जाते हैं और उस दौरान कोरोना के अंतर्गत भी और कोरोना के बाद भी हार्ट अटैक होने के चांस बढ़ जाते हैं और जिसमें हार्ट अटैक के द्वारा मौत होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप लोग रहेगा हमारे साथ। डॉक्टर युगल, मैं आपके पास भी लौटूंगी और कई सवाल हैं, वैक्सीनेशन से जुड़े हुए भी सवाल हैं और दर्शकों के भी कॉल्स हम लेने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कोरोना OPD लगातार जारी है। कोरोना की वजह से पूरा सामाजिक ताना बाना तबाह सा हो गया है। शादियों के सीजन में शादियां या तो नहीं हो रही हैं, अगर हो रही हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ। प्रयागराज से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां शादी करने सिर्फ दूल्हा और उसकी बहन पहुंची, तो वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा में दूल्हे की पुलिस के साथ गहमागहमी हो गई। वहीं जलगांव में ज्यादा बाराती पहुंचने पर चालान काटा गया, तो वहीं महाराष्ट्र की बीड में शादी में ज्यादा लोग होने पर जुर्माना लगाया गया। देश में जहां कोरोना अपने कहर बरपा रहा है, वहीं इन दिनों अनोखी शादी की भी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। यूपी के प्रयागराज में एक दूल्हा अपनी बहन के साथ ही बारात लेकर पहुंचा। दूल्हे का कहना है कि उसके माँ पिता 60 साल से ऊपर के हैं, इसलिए उनका घर से बाहर आना सुरक्षित नहीं है। बहन उससे कुछ साल ही बड़ी है, इसलिए शादी की रस्मों को पूरा करने के लिए वो उसके साथ ही दुल्हन के घर आया है। कुछ ना कुछ एक मतलब कि एक्सपेक्टेशंस होती है कि मेरी शादी ऐसी हो, है ना, थोड़ा धूम धड़के से हो, या फिर एक पर्सनल अपना ओपिनियन होता है शादी को लेकर सबका, है ना। कोई क्लासिकल करना चाहता है, कोई ट्रेडिशनल, कोई कैसे भी। मेरा भी था और मैं वैसा करना चाहता था, बट कोरोना वायरस की वजह से क्या हुआ कि जो प्रोटोकॉल हमको गाइडलाइंस का पालन करना पड़ रहा है ताकि और ज़्यादा बीमारी आगे ना बढ़े, है ना। इस वजह से क्या हुआ कि थोड़ा सा जो चाहते थे वैसा नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आज बारात आनी थी तो हमसे 2 लोग आए। मम्मी पापा को भी ला नहीं पाए क्योंकि वो 60 अबव हैं, 65 मम्मी 70 पापा, है ना, तो उनको नहीं ला पाए हम लोग क्योंकि एक्सपोज नहीं करना चाहते थे उनको, जो कि सही भी है। तो मेरी दीदी आई हैं, सिर्फ हम 2 लोग आए हैं, इवन ड्राइवर भी नहीं आया, मैं खुद गाड़ी चला के आया, है ना। और यहाँ पे देखा आपने कि पूरी तरह इन लोगों ने मतलब कि जो सैनिटाइजेशन स्कीम होती है, मतलब कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ किया प्रॉपर, है ना, 5% सॉल्यूशन बना के 1% सॉल्यूशन बनाकर। हमारे यहाँ 2 ही बाराती आए हैं, एक दूल्हे जी हैं, एक दूल्हे की बहन हैं। और हम लोग को तो शुरू में इतना उमंग, पहली बेटी की शादी है कि इतना धूमधाम से करेंगे, इतने लोग आएंगे, बड़ी उत्साह थी। लेकिन कोविड-19 को देखते हुए
इस महामारी की बीमारी देखते हुए कोरोना की वजह से हम लोग सारे बातचीत कैंसिल कर दिए हैं। सिर्फ परिवार के हम लोग हैं। कि जलपरी तरुणा निषाद जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और नेशनल चाइल्ड अवार्ड मिला, बहुत कुछ अरमान था मन के अंदर कि हम कुछ करेंगे, लेकिन ये कोरोना महामारी जो कोरोना 19 का है, ये इसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग जो है उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए। तो जैसा कि मेरी तरफ से तो पहल बाद में आया, लेकिन हमारे समधी भाई जो हैं JS कश्यप, उनकी तरफ से पहल आया कि भाई साहब हमें इस शादी को ऐसा करके दिखाना है कि समाज भी देखे और कोविड में हम पूरा प्रोटोकॉल करें। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने पोटेशियम वगैरह नीचे लगा रखा है कि जो लोग भी पैर से दबा करके आएँ तो वो न हो। सैनिटाइज किया गया पूरा, जितने भी मंडप आप देख रहे हैं, इस जगह देख रहे हैं, पूरा सैनिटाइज किया हुआ है। उत्साह हमारा अभी भी है, वैसा ही है, बिल्कुल एक्साइटमेंट भी वैसे ही है, खुशी भी वैसे ही है। और ये मैं इस चीज़ को और डबल प्राउड फील कर रही हूँ कि हमने जो है पूरा इस चीज़ को जो है प्रोसीजर को फॉलो किया है और समाज में ये एक नए तरीके का जो है आगे जाके एक मिसाल बने, हम ये चाहते हैं। भीलवाड़ा में अधिकारियों की बदसलूकी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल बस स्टैंड चौराहे पर पुलिस ने एक बारात को जाने से रोक दिया और लोगों से बदतमीजी भी की। आरोप है कि पुलिस ने दूल्हे को भी घोड़ी से उतार दिया। पुलिस का कहना है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने के चलते कार्रवाई की गई है। एक मिनट रुको श्री मुकेश जी, अरे एक मिनट रुको श्री। कोई पोख्ता परिवार हैं, ये एक रैली के रूप में कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन कर रहे थे और घोड़ी पे को बिठा के और बिंदोजी निकाल रहे थे। इसको अभी दौरान गश्त मैंने और SP साहब ने निकलते हुए देखा, कलेक्टर साहब भी साथ में थे, तो उन्होंने निर्देश फरमाया कि ये कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, इस पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और इनको अरेस्ट किया जाएगा। महाराष्ट्र में सख्त पाबंदियों के बीच अधिकारी भी लोगों पर सख्ती कर रहे हैं। जलगांव में जो जगह प्रशासन ने बारात में जरूरत से ज्यादा लोगों के होने पर चालान काटा, पुलिस ने दोनों के बारातों से 70,000 जुर्माना वसूलने के बाद उन्हें सख्त हिदायत दी। पुलिस का कहना है कि किसी भी शादी में 50 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं है और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती हुई देखी गई। सब्जी मंडी में सामान लेने के लिए पहुंचे खरीदारों में कई ऐसे थे जिन्होंने फेस मास्क तक नहीं पहना हुआ था। वहीं मंडी में बिना दूरी बनाए एक दूसरे से मिलते हुए लोग गुजरते रहे और पुलिस तमाशबीन बनी रही। तीन खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर BS विवेक हैं हमारे साथ, डॉक्टर सुनील सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर युगल मिश्रा हमारे साथ रहेंगे। डॉक्टर युगल मिश्रा, मैं इस हिस्से की शुरुआत आपसे करती हूँ और वैक्सीनेशन पर हम चर्चा करने जा रहे थे। वैक्सीनेशन कितना जरूरी है कोरोना के खतरे को धीरे धीरे करके कम करने के लिए, और जाहिर है कि जब तक हर्ड इम्यूनिटी विकसित नहीं होगी तब तक इस वायरस से निपटना, इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है और हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो इसके लिए हर इंसान तक, हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाना बहुत जरूरी है। ऐसे में जब ऐसी खबरें आती हैं कि अब वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक है, उस पर सियासत हो रही है, कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास तो वैक्सीन है नहीं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी कितनी है, इन तमाम विषयों पर बात हो रही है। लेकिन इस स्थिति पर काबू करना जल्दी से जल्दी कितना जरूरी है ताकि वैक्सीनेशन शुरू हो सके। अभी तो इस बात पर भी संशय बना हुआ है कि 1 तारीख से ये वैक्सीनेशन का थर्ड ड्राइव शुरू होने की बात थी, लेकिन वो होगा कैसे? ज्यादातर राज्य कह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते। देखिए, वैक्सीनेशन इस कोरोना की स्प्रेड को रोकने के लिए सबसे जरूरी एक हमारे पास हथियार है। स्थिति यह है कि इतना बड़ा देश है भारत के, हम सारी पॉपुलेशन को एलिजिबल है 18 साल से ऊपर है, क्या वैक्सीन हम महीने या 2 महीने में दे पाएंगे? नहीं, इसके लिए कई साल लगे। शुरुआत होना जरूरी है। अभी तक जैसा कि
14-15 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है लोगों का। अब जो नई थर्ड जो मुहिम शुरू होनी है उसके लिए वैक्सीन की कमी है, लेकिन निश्चित रूप से हमारे जो 2 कंपनियां हैं बड़ी तेजी से प्रचार कर रही हैं। तो हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन या 1 महीने के बाद ये थर्ड मुहिम है ये शुरू हो। वेट करना पड़ेगा, शुरू होने के बाद भी 1 दिन में ठीक काम फिनिश नहीं होने वाला। दिल्ली के लिए ही अकेले, जैसा मिनिस्टर ने कहा, कम से कम 3 से 4 महीने दिल्ली की पॉपुलेशन के लिए लगेगा। इसी तरह पूरे देश को, दूर दराज को, जब तक सबको एलिजिबल पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा तब तक इस कोरोना के स्प्रेड को रोकना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जरूरी है कि वक्त लगेगा। वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन या तो इंडिजिनस हो या कि जैसा कि अब बाहर आ रही है, जैसे अमेरिका के पास अमेरिका की जो भंडार है वो आ जाए, या और भी तरह की वैक्सीन आए जिससे कि सारी पॉपुलेशन को वैक्सीन मिल सके। मेरा ये कहना है कि वैक्सीन इस कोरोना की रोक के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है, लेकिन इसमें पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीन देने के लिए वक्त लगेगा और उसके लिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। वैक्सीन का 1 डोज लगने के बाद तुरंत हमें इम्यूनिटी नहीं मिली। हम सब जानते हैं कि 2 वैक्सीन के डोज लगने के 15 दिन के बाद रियल इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो वैक्सीन लगी और पॉपुलेशन में एक इम्यूनिटी आ जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो जो साइंटिफिक फैक्ट हैं उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और स्लोली मुहिम चलाना पड़ेगा जिससे कि वैक्सीन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच एक अहम खबर बता देते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के धुले से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक मृतक की जेब से कर्मचारियों को पैसे निकालते हुए देखा गया। दरअसल श्री गणेश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज के लिए एक मरीज को लाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। परिवार वालों को सौंपने से पहले शव को पैक किया गया। इस दौरान अस्पताल में मौजूद 4 कर्मचारियों ने मृतक की जेब से नकदी निकाल ली। मामले का खुलासा तब हुआ जब परिजनों ने 35,000 रुपए गायब होने का आरोप लगाया। सीसीटीवी फुटेज में कर्मचारियों को पैसे निकालते हुए देखा गया है। तो इस तरह की घटनाएं भी अब सामने आ रही हैं। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है, लेकिन जो हालात बने हुए हैं देश में, एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें देख करके जाहिर बात है सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल व्यवस्था पर खड़ा हो रहा है, सरकार पर खड़ा हो रहा है, और आम लोगों का भी जो व्यवहार सामने आ रहा है वो आपके सामने है। डॉक्टर सिंघल का मैं जल्दी से रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर सिंघल, हम वैक्सीनेशन को लेकर बात कर रहे हैं और बहुत जरूरी है कि जल्दी से जल्दी सरकारें इस पर काम करें कि वैक्सीन हर एक नागरिक तक पहुंच पाए, और उसके लिए वैक्सीन का स्टॉक बढ़ाना जरूरी है। कई महत्वपूर्ण ऐलान हुए हैं, लेकिन वो ऐलान जमीन पर कब उतरते हैं, उनका असर कब देखा जाता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल 1 तारीख पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, पर फिलहाल लग रहा है कि उस तरह से 1 तारीख से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया नहीं शुरू की जा सकेगी जैसी होनी चाहिए थी। ऐसे में मैं आपसे समझना चाहती हूं कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कितना जरूरी है और कितनी बड़ी आबादी तक वैक्सीन पहुंच जाएगी, उसके बाद हम ये मानकर चल सकते हैं कि इसका फायदा होगा, कोरोना केसेस कम होंगे। देखिए, जल्दी से जल्दी वैक्सीन बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर वैक्सीन लग जाते हैं और दोनों डोज लग जाते हैं तो उसके 2 या 3 हफ्ते के बाद इम्यूनिटी आ जाती है और हमें ये बीमारी होने के चांसेस 80 to 90% कम हो जाते हैं। और अगर बीमारी होती भी है तो बहुत माइल्ड होती है और जान जाने का खतरा तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो वैक्सीन तो बहुत जरूरी है, सब लोग वैक्सीन लगवाना है, या कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, जो भी वैक्सीन उपलब्ध हो वो लगवाए। दूसरी बात, इसका फेजिंग मैनर में जैसे शुरू हुआ और अब 18 साल और उससे बड़े लोगों के लिए वैक्सीन शुरू होने वाला है, तो मुझे लगता है कि अभी लोग ज्यादा जैसे कल का दिन है तो उसमें ये ना सोचे कि आज 1 फर्स्ट में है तो मुझे सबको वैक्सीन लग जाएगा, क्योंकि एक दिन में संभव नहीं है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ये वैक्सीन है प्राइवेट क्लिनिक्स को, पीडियाट्रिशियन को, फिजिशियंस को, ये सबको दें और ये सारे क्लिनिक पे वो उनको लगाएं, ताकि जल्दी से जल्दी जिस मैनर में हम बाकी वैक्सीन लगाते हैं उसमें लगाए जाए। इनिशियली जरूर हेजिटेशन था
कि क्लिनिक्स पे दें इसको, यहाँ दें, सेंटर्स पे दें या ना दें, क्योंकि सब लोग इतने टाइम से हम वैक्सीन लगाते आ रहे हैं और इस वैक्सीन का भी कोई साइड इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं है। और साइड इफेक्ट से डील करने के लिए जो लोग वैक्सीन डील करते हैं वो जानते हैं कि इसका क्या साइड इफेक्ट है। तो जहां भी पॉसिबल हो वहां पे इसकी फिजिबिलिटी कराई जाए और प्राइवेट क्लिनिक पे भी फिजिबिलिटी कराई जाए, ताकि हम जल्दी से जल्दी मास वैक्सीनेशन करें। और जैसा कि आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम 2 महीने में चाहते हैं कि पूरी दिल्ली का वैक्सीनेशन हो जाए। बाकी स्टेट से भी मेरी गुजारिश है कि वो भी अपने स्टेट्स में वैक्सीन लगाएं। जहां तक वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का सवाल है, इसका प्रोडक्शन देखिए काफी मात्रा में हो रहा है और हमारी दोनों कंपनियां प्रोडक्शन कर रही हैं। तो चिंता ना करें कि वैक्सीन नहीं लगेगा, सिर्फ थोड़ा धीरज और संयम रखें, अपना ऑनलाइन पोर्टल पर बुकिंग कराएं और जैसे जैसे आपका नंबर आता है वैसे वैसे वैक्सीन लगाइए। मुझे लगता नहीं कि कोई ज्यादा दिक्कत आएगी वैक्सीन लगवाने में। सिर्फ एक प्रोसेस शुरू होने की देर है, एक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो सबको जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगे। जी डॉक्टर विवेक, आपकी क्या राय है, कितना जरूरी है वैक्सीनेशन की जो गति है, इसका जो स्पीड है उसको बढ़ाना, और वैक्सीन पर एक राय बनानी भी जरूरी है क्योंकि वैक्सीन के दाम को लेकर की भी खूब चर्चाएं हुई और ये कहा गया कि अलग अलग रेट है राज्य सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए। हालांकि अदर पूनावाला ने ये ऐलान किया और वैक्सीन के रेट्स राज्य सरकारों के लिए घटाए गए हैं। तो एक खास कदम उठा करके और हर व्यक्ति तक वैक्सीन की रीच हो, ये सुनिश्चित करना कितना जरूरी है सरकार के लिए? इसमें तो अब कोई डिबेट का कोई स्कोप नहीं रह गया है। शुरू में हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर को ये वैक्सीन शुरू किया गया था एंड ये था, बहुत सारे एप्रीहेंशंस थे आम जनता में कि कोई आप वैक्सीन से कोई प्रॉब्लम होगी, बट उस फेज से अब हम सब निकल चुके हैं। अब सबको पता चल गया है कि वैक्सीन ना लेने से क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। बस यही हमें होप करना चाहिए कि इट्स नॉट लेट, हम लोग दे रहे हैं, दुरुस्त हैं। और इस पूरे प्रक्रिया को और एक्सेलरेट करने के लिए मेरा अपना ये पर्सनल ओपिनियन है कि आर्मी को जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए। जो डिसिप्लिन, जो कर्मठ जो आर्मी के जवान होते हैं और जिस किस्म से उन्होंने सारी नेशनल विपदाओं में अपना बढ़ चढ़ के जौहर दिखाया है, उस किस्म की डिसिप्लिन और उस किस्म की कर्मनिष्ठा की जरूरत है। और वो कैरी आउट करने के लिए आर्मी का हेल्प लें या और भी किसी भी तरीके से ये इंश्योर करें कि सप्लाई और उसका एग्जीक्यूशन वैक्सीन तक का पहुंचने का आम जनता में वो एक्सेलरेट हो। अभी बहुत सारे टेक्निकल और ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम से सरकार जूझ रही है, बट आई थिंक इन अनदर 5 to 7 days ये टीथिंग प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाएंगे। और जनता से यही उम्मीद है कि अब उनके मन में जो अब सवाल थे सारे पिछले 1-1.5 महीने पहले तक, वो सब शांत हो चुके होंगे। जल्द से जल्द जैसे ही मौका मिले एक अनुशासित तरीके से इसका लाभ उठाएं। लेकिन कई सवाल अभी भी बने हुए हैं वैक्सीन को लेकर के, जो अमूमन आम लोग हमसे पूछते हैं, और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए, उन्हीं आशंकाओं को दूर करने के लिए जाहिर है कि आप लोग जो बताएंगे इंडिया न्यूज के माध्यम से वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और इसीलिए डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, वैक्सीन लगाने को लेकर कैसे लोगों को जागरूक करना जरूरी है, और खासतौर से जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं फिलहाल या फिर जो ठीक हो चुके हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि ठीक होने के बाद भी क्या वैक्सीन लगवा सकते हैं? निश्चित रूप से ठीक होने के कम से कम 15 से 20 दिन या 1 महीने के अंदर में वैक्सीन लगवा सकते हैं। और इवन जैसे कि ये पहले मिथ था कि जिनको कोरोना हो गया एक बार, उनको दोबारा होने की चांस नहीं, ये सही नहीं है। वैक्सीन ही एक ऐसा हमारे पास अस्त्र है तो जो कि हमें इम्यूनिटी दे सकता है और लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी दे सकता है। जिनको कोरोना हो चुका है उनको भी लाजमी है कि वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। और जो हिचक ये थी बड़े सारे तो देखिए, अब हमारे देश में भी देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस की जो रेट है इतनी कम है। लोकल जो प्रॉब्लम्स हो सकती है कि पेन होता है, स्वेलिंग होती है या किसी को फीवर होता है, ये किसी भी वैक्सीन में हो सकता है। सिर्फ कोरोना वैक्सीन लगती है, टाइफाइड की वैक्सीन लगती है, कि कॉमन फ्लू की वैक्सीन लगती है, उन सब में लोकल रिएक्शन होते हैं। तो इसी तरह की रिएक्शन जो देखने को मिले हैं वो रियली कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन है उनका जो इंसिडेंस है बहुत ही कम है। इसलिए जरूरी है कि उनको नजरअंदाज किया जाए और जो वैक्सीन इसको मिल सके
वो निश्चित रूप से उसको लगवाए। तो यही एक हमारे पास दिया है। ठीक है, तो ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब जाहिर है कि बहुत जरूरी है दर्शकों के पास पहुंचना, ताकि वो किसी भी भ्रम में ना रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर्स आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। आगे भी कोविड ओपीडी लगातार चल रही है। इंडिया न्यूज पर आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।